मेरा नामर्द पति, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड प्यार से पली बड़ी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अमीर बिजनेसमैन ने अपनी इकलौती बेटी का पालन पोषण किस अंदाज में किया होगा। पापा की ख्वाहिश थी कि मैं बेहतरीन शिक्षा हासिल करूं। वो मुझे दूसरे मुल्क में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी लाख कोशिश के बावजूद मैंने इंटर के बाद कॉलेज को अलविदा कह दिया। मेरे इस फैसले से पिताजी बहुत परेशान हुए, मगर फिर मम्मी ने समझाया तो मान गए। अगर जीविका नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दें, इतनी पढ़ाई काफ़ी है। लड़कियों को घर बसाना होता है, इसकी वक्त पर शादी कर देंगे। ये अपने घर बार में खुश रहेगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर अच्छी तरह से संभाला हुआ है ना। आपको सुकून दिया है, तभी आप इतनी दौलत कमा सकते हैं। मम्मी की बातें पिताजी के समझ में आ गईं और वह मेरे रिश्ते की तलाश में बिजी हो गए। चंद करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो बताना। एक दिन पिताजी किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ उनका एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। चौधरी बलवीर सिंह कॉलेज टाइम में पिताजी के क्लास फेलो रह चुके थे। जब चौधरी साहब को पता चला कि रणवीर को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए तो उतावले हो गए। पिताजी से बोले, रणवीर भाई, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लड़का इस लायक हो चुका है, खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। तुमने महेश को शायद उसके बचपन में देखा था, शायद याद न रहा हो। बहरहाल तस्वीर दिखा देता हूँ। हम देखे भले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कि परेशानी खड़ी हो। पापा ने कहा कि सोच कर बताऊँगा। 2 दिन ही गुजरे थे कि चौधरी साहब अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आ गए और उन्होंने मेरी मम्मी से अपने बेटे की अच्छाई के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। साथ ही तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तस्वीर में 25 साल लगती थी। जाने कब की फ़ोटो थी, कहाँ की, हाल ही में भिजवाई है। फिर बोले कि हमारा बेटा लंदन में रहता है। लंदन पढ़ने गया तो वहीं का होकर रह गया। बस हमेशा एक ही बात की लट लगाए हुआ है कि मम्मी, भले ही मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन शादी करूँगा तो सिर्फ किसी इंडियन लड़की से ही करूँगा। चौधरी बलवीर अंकल अमीर लोग थे, अच्छे खासे बंगले में रहते थे। नौकर चाकर यूँ समझो कोई कमी न थी। अलबत्ता उनका कहना था कि वहाँ महेश की नौकरी ऐसी है कि फ़िलहाल हिंदुस्तान नहीं आ सकता। शादी की तारीख तय हो जाएगी तो वह भी आ जाएगा और शादी होते ही दुल्हन को साथ ले जाएगा। पत्नी को साथ ले जाने के लिए वहाँ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उन्हें पूरा करके ही आएगा, इसलिए कुछ दिन उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप फिक्र न करना, ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए अजनबी नहीं हैं और ना ही आप हमारे लिए अनजान हैं। सोचने में वक्त न लगाइए, फ़ौरन हाँ कह दीजिए ताकि अगली बार मुँह मीठा कराने का इंतज़ाम करके आएँ। मम्मी पिताजी से चुपके से बोली, इन लोगों को बहुत जल्दी है। ऐसा भी क्या है कि हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं। बेशक आपके जानने वाले हैं, आपको इन पर खूब विश्वास होगा, मगर मैं बच्ची को दूसरे मुल्क बिहाने के हक में नहीं हूँ। मेरी इकलौती बच्ची है। हमारी पूरी दौलत जायदाद की यही मालिक है। ज़रा धीरज से काम लें। अपना वतन में अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। जीविका को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है। ज़रा मुझे कोशिश तो करने दीजिए। कर लो कोशिश, पिताजी ने गुस्से में कहा। मैं बलवीर को बरसों से जानता हूँ, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। लड़के का हिंदुस्तान न आना एक मजबूरी है कि वहाँ के कुछ कानूनी मसले हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। मैंने भी उन लोग को फ़ौरन हाँ नहीं की, बल्कि सोचने के लिए वक्त लिया है। इस दौरान और अच्छा रिश्ता मिल गया तो उन्हें मना कर देंगे। मेरी बदकिस्मती के कि कई रिश्ते आए, कुछ मम्मी और कुछ पापा को पसंद ना आए। इधर अंकल बलवीर और उनकी पत्नी ने अपना तकादा जारी रखा। वे हर तीसरे दिन हमारे घर के चक्कर लगाते रहे और समाजात के कोई कसर ना छोड़ी और आखिरकार पापा को हाँ कहनी पड़ी। पापा की नज़रों में यह रिश्ता बहुत अच्छा था, बस एक ही रुकावट थी बीच में, और वो ये थी कि लड़के को बगैर देखे तस्वीर देखकर ही उससे शादी करनी थी। मेरे घर वालों को शादी की कोई जल्दी नहीं थी और वैसे भी मैं अभी सिर्फ 18 की साल की थी, इसलिए भी मैं उन पर कोई बोझ ना थी। मम्मी तो चाहती थी कि 20 साल की हो जाऊं तो बच्ची की शादी करूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कमबख्त मेरी किस्मत जैसे ही पिताजी ने चौधरी बलवीर को रिश्ते के लिए हाँ कही तो अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे।
मगर इस वक्त के ज़्यादातर लोग अपने वादों और ज़ुबान के पक्के हुआ करते थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जहां ऊपर वाले को मंजूर था रिश्ता हो गया। अब अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ, हाँ कहकर ज़ुबान से नहीं फिरूंगा। मम्मी दबे दबे शब्दों में कहती गईं कि बेटी का मामला है और प्रदेश की बात है, हमारी एक ही बच्ची है, ज़रा सोच लो, अभी सिर्फ हाँ की है, मंगनी नहीं हुई है, दूसरे रिश्ते बेहतर हैं, उनमें से किसी पर गौर कर लो। बेटी वतन में होगी तो सुख दुख में खबर तो ले सकेंगे। तुम औरतों की तो बातें निराली होती हैं। अरे भाई, लंदन कौन सा दूर है हमारे लिए, हमारे पास कोई दौलत की कमी तो है नहीं, जब चाहेंगे अपनी बेटी से मिलने चला जाया करेंगे। पिताजी के दबाव से मजबूर होकर माँ चुप होकर बैठ गई। दिल उनका महेश के रिश्ते पर राजी ना था, बस बार बार यही कहती कि लड़का देखा नहीं है और बात प्रदेश की है। मुझसे कहती थी, बेटी तू अगर राजी ना हो तो अभी कह दे, बाद में कुछ ना कर सकूंगी। मैं क्या कहती, मुझे तब इतनी अक्ल समझ ना थी। यही जवाब दिया, मम्मी आप और पिताजी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं मम्मी को क्यों ये फैमिली पसंद नहीं आई। दबी ज़ुबान से कहती, मुझे ये लोग लालची लगते हैं, इनसे अच्छाई और सच्चाई की खुशबू नहीं आती। मुझे एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मम्मी आखिर क्यों लगता है आपको ऐसा। बेटी इस वजह से कि ऐसे लोग खुशामद बहुत करते हैं और मेरा तजुर्बा कहता है कि खुशामदी लोग बहुत मतलबी होते हैं। यही बात खटकती है मेरे दिल को। ऐसे लोग रिश्ता लेने के लिए अक्सर अच्छा बनकर दिखाते हैं। पीछे से दादी बोली, अब जो फैसला हो गया उस पर दिल से राज़ी हो जाओ और ज़्यादा कमियां मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियां तक पहुंचाता है। भरोसा करना पड़ता है, दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत देखभाल छान पटक के बावजूद भी कभी कभी थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हमारी उर्मिला किस्मत वाली होगी, देख लेना सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, दुआ ही करते हूँ, वरना कल की किसे खबर है। इन्हीं बातों में वह दिन भी आ ही गया जब बलवीर अंकल और आंटी मेरी शादी की तारीख लेने में कामयाब हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। मिठाई के टोकरे लाए, खूब जश्न मनाया गया। मुझे महेश की तस्वीर दिखाई और मैंने एक नज़र देखकर शर्म से झुका लिया। फ़ोटो में तो वे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मेरी क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाया ही ना था। इन कामों से मेरा दिमाग स्लेट की तरह बिल्कुल साफ था। खैर, तय की गई तारीख से 2 दिन पहले महेश लंदन से हिंदुस्तान आ गया। फिर 2 दिन बाद मेरे बाबुल की चौखट पर बारात आ गई। दिन ढला, पलक झपकते ही 7 फेरों के बंधन में बंध गई। अब मैं महेश की पत्नी हो चुकी थी। माँ ने मेरे लिए खूब सारा दहेज बनाया हुआ था। बड़ी धूमधाम से मेरी विदाई की गई। 3 ट्रकों पर जब मेरे दहेज का सामान उनके बंगले के अंदर उतरा तो सास ससुर का रुआ रुआ खिल उठा। पिताजी ने अपने बंगले शादी से पहले मेरे नाम किए हुए थे। शानदार गाड़ी भी उन्होंने दहेज में दी थी। मालूम था कि मुझे महेश के साथ लंदन जाना है, मगर लोग लाज के कारण मजबूर थे। वैसे भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। मम्मी और पिताजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि एक ही तो बेटी है, हमारी बेटी को विदाई के वक्त दहेज में सब कुछ देंगे। मेरे सास ससुर ने दहेज की कोई शर्त तय नहीं की थी। वे कहते थे कि हमें बस लड़की चाहिए, दहेज देना या लेना ये आपकी खुशी है। वैसे भी दहेज मांगकर वो क्यों शर्मिंदा होते, उन्हें तो अच्छी तरह पता था कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। आखिर में सब कुछ मेरा ही होगा। विदाई हो गई और मैं दुल्हन बनकर महेश के घर आ गई। लेकिन एक बात महेश के बारे में सब ने कही, अंग्रेजी मुल्क से आया है, अलग अलग लग रहा है। किसी ने कहा कि शायद माँ बाप के मजबूर करने पर हिंदुस्तान में शादी की है। खैर, जितने मुँह उतनी बातें। रात का वक्त था, मैं फूलों की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। भीड़ कम हो गई और रात का 1 बज गया, मगर दूल्हे साहब कमरे में ना आए। बैठे बैठे कमर दुखने लगी। जी चाहता था कि बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं। अकेली कमरे में घूंघट काढ़े बैठी रही। खैर, आखिरकार कदमों की आहट हुई। मेरे पति महेश अंदर आए और सामने पड़े सोफे पर बैठ गए।
मैं इंतज़ार में थी कुछ बातें करेंगे। उन्होंने ना तो कोई बात की और ना ही घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखा, बल्कि सिगार सुलगा लिया और पीने लगे। इस हरकत पर हैरान होकर मैंने खुद की घूंघट उठा दिया और नज़रें झुकाकर सोचती रही, शायद लंदन में दुल्हन इस तरह घूंघट निकाल कर नहीं बैठती होगी। तभी उन्हें मालूम नहीं है कि दुल्हन का घूंघट भी उठाना होता है और उसे मुँह दिखाई भी देनी होती है। मुझे दिखाई गई भाड़ में कम से कम थोड़ी बात तो करते, मगर खामोश इतनी गहरी थी कि मेरा दम घुटने लगा। सोचा कि गूंगे तो नहीं हैं। टेलीफोन पर आवाज़ सुनी थी मैंने, लेकिन अब क्यों ऐसे बैठे हैं। खैर आखिर में तंग आकर खुद ही नज़रें उठाकर देखा तो देखकर दंग रह गई। वो सोफे पर पड़े सो रहे थे। सोचा लंबा सफ़र करके आए थे, आते ही शादी के कामों में हिस्सा लिया होगा और थक गए होंगे, लेकिन इतने के सोफे पर ही बैठते ही सो गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई, मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। घंटा भर यूं ही पड़ी सोचती रही। प्यास महसूस हुई और फिर हलक में कांटे से चुभने लगे। दबे कदमों पलंग से उतरी और महेश का कंधा होले से हिलाया। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैंने कहा, बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मेज़ की तरफ देखा जहां पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। तभी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वे उठे, जग से गिलास में पानी भरा और एक गोली देकर कहा, पानी के साथ ये भी खा लो, शायद थकान से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा। तभी नींद नहीं आ रही थी। मैंने चुपचाप गोली उनसे लेकर फाँक ली। और क्या करती, मैं नींद से भरी सुर्ख आंखों से महेश की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई ख्वाब में किसी तस्वीर को तकता है। मैंने सोचा महेश नींद पूरी कर ले तो अच्छा है। गोली के असर से मैं देर तक सोती रही। जब जागी दिन चढ़ आया और महेश भी कमरे में मौजूद ना था। दिन भर मेहमानों का आना जाना लगा रहा था। महेश न जाने बाहर किन कामों में बिजी था। अगली रात आधी बीत चुकी, तब मैं कमरे में कदम रखा। बोले, गोली खा लो। मैंने कहा, मैंने तो नहीं मांगी, आज मेरे सिर में दर्द नहीं है। फिर भी खा लो, नींद सुकून से आ जाएगी। मुझे नींद के लिए गोली की ज़रूरत नहीं है। उनका हाथ पीछे कर दिया। बोले, खा लो, कल हमने सफ़र पर रवाना होना है। लंबा सफ़र है, बहुत थकान होगी। आज की रात भरपूर और पूरी नींद लेना ज़रूरी है। महेश का ऐसा रवैया देखकर मैं समझ गई कि शायद मामला तो कुछ और ही है। महेश को शादी की ज़रूरत ना थी, माँ बाप ने ज़बरदस्ती मजबूर किया था। यह ऐसा मामला था कि कुछ लड़कियां खामोश रहकर अपनी शराफत का सबूत देती हैं और कुछ के घर टूट जाते हैं या वे किसी और गैर मर्द से लग जाती हैं। मुझे गुस्सा आ गया। गोली मैंने उनके हाथ से लेकर दूर फेंक दी। सोचा कि आज की रात अपने वतन में गुजारनी है तो गुजर जाएगी। जैसे ही सुबह होगी तो सबसे पहले मम्मी और पिताजी को खबर करूंगी, वरना वतन से दूर दूसरे मुल्क में जाने के बाद तो बीतेगी, मैं क्या कर पाऊंगी। सुबह 7 बजे सासू जी नाश्ते की ट्रे लेकर आई तो मैंने कहा कि मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। वह बोली, वे शाम तक आएंगे, उन्होंने फ़ोन पर बता दिया था, मुझे अभी बात करनी है। माँ जी, आप फ़ोन पर मेरी बात कराएं। मेरे लहजे की शक्ति से वो डर गई। फ़ोन मिला कर दिया। मैंने कहा, मम्मी पिताजी को लेकर फ़ौरन आ जाइए। वे घबरा कर बोली, सब ठीक तो है मेरी बच्ची, अभी इसी वक्त। हाँ सब ठीक है, बस आप आ जाएं। 2 घंटे बाद दोनों आ पहुँचे। मैंने उन्हें बताया कि महेश के माँ बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी की है। उसने मेरा घूंघट तक नहीं उठाया, बस नींद की गोली देकर सो जाने को कहता है। परदेश में जो मुझ पर बीतेगी मैं किससे कहूँगी। मैं हरगिज़ इसके साथ लंदन नहीं जाऊँगी। आप लोग ट्रक लाइए, पहले मेरा दहेज उठाइए और फिर मुझे अपने साथ ले जाइए। पिताजी ने महेश को बुलाया। वह बोला, आपकी बेटी सही कह रही है, मैंने माँ बाप की खातिर शादी की, उन्होंने मजबूर किया था। मैं इस बंधन के लायक नहीं हूँ। आप बेशक अभी इस बंधन को ख़त्म कर दें। इतना सुनना था कि पिताजी ने तुरंत ट्रक वालों को फ़ोन किया। सास ससुर बोले, अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं। आपके बेटे से बात हो गई है। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। महेश ने कहा, आप लोग इन्हें मत रोकिए और ना कोई किसी तरह की परेशानी खड़ी करे। मुझे जल्द वापस जाना है, कोई अड़चन ना डाले। मैंने बहुत मना किया था,
पर आप लोग नहीं मान रहे थे। अब आ गई है बात समझ में आपके, शराफत से इनका सामान वापस कर दीजिए। मुझसे कहा मुझे माफ़ कर देना जीविका। महेश ने यह कहकर हम मजबूरों की मुश्किल आसान कर दी थी, वरना जाने कितना झगड़ा होता। मैं और मेरे माँ बाप को उस वक्त बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुदरत जो करती है अच्छा ही करती है। 2 साल की उदासी के बाद आखिरकार एक अच्छा रिश्ता आ गया और मेरी दोबारा शादी हो गई। इस बार ऊपर वाले ने कर्म किया, पति हीरे जैसा मिला और आज मैं उनके साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। शुक्र करती हूँ उस वक्त ऊपर वाले ने मुझे हिम्मत दी और मैंने एहतियात से काम लिया। अगर महेश के साथ लंदन चली जाती तो न जाने मेरा क्या हाल होता, शायद ज़िंदगी भर का पछतावा ही रह जाता। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।